मेरा नाम ट्रेवर है और मैं एक चिड़चिड़े किस्म तरह का इंसान हूं। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मजाक करना नहीं पसंद, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव डैड हूं। आमतौर पर मेरी बीवी मुझे थोड़ा सा आराम से रहने की सलाह देती है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और खुद ब खुद समझदार भी। लेकिन खासकर नए साल के दौरान मेरे अंदर एक अलग सी भावना जाग जाती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे उनका और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूं कि उन्हें लगता होगा कि मैं पागल हूं और शायद हो सकता है कि सभी लोगों की तरह मेरे अंदर भी थोड़ा पागलपन हो। लेकिन अगर आपको और मेरे परिवार को यह पता चले कि यह पागलपन किस चीज का है तो शायद आप सब मुझे समझ पाएं। ये सब करीब 30 साल पहले शुरू हुआ। मेरे कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत ही प्यार से रखा था, लेकिन फिर मुझे घर से भागने का मन किया करता था ताकि मैं अकेला रह सकूं। मेरे अंदर बहुत ऊर्जा थी और मुझे लगता था कि मेरी किस्मत सिर्फ इस छोटे गांव तक सीमित नहीं हो सकती, जबकि मैं अभी 12 साल का भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता था। मुझे इस काम को अंजाम देने का मौका नए साल शुरू होने से एक दिन पहले की शाम को मिला। मेरा पूरा परिवार पार्टी कर रहा था और मैं सो रहा था, और वही मेरा घर से भागने का सबसे अच्छा मौका था। सभी लोग डाइनिंग रूम में थे। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बिना कुछ लिए मैं निकल गया। माफ कीजिएगा मॉम, माफ करना डैड, लेकिन मैं जिंदगी भर बच्चा बनकर नहीं रह सकता। मैं आगे बढ़ा और सोचने लगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मेरा सबसे पहला काम था कि मैं उस जगह से निकलकर जंगल का रास्ता पकड़ लूं। किस्मत से हमारे चारों तरफ जंगल ही था, इसलिए यह करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। कुछ ब्लॉक्स के बाद मेरा आगे जाने का रास्ता किसी ने रोक लिया। अंधेरे से निकलकर मेरे सामने एक काली परछाई आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका बड़ा सा शरीर था। जब वो अंधेरे से निकलकर सामने आया तो मुझे पता चला कि वो कोई राक्षस नहीं था, लेकिन उसकी शक्ल से तो वो कुछ वैसा ही लग रहा था। अरे बच्चे, तुम इस वक्त अपने घर से बाहर यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसके पूरे कपड़े और चेहरे पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं था। मैं जानता हूं कि यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर मुझे वहां से भागना है तो मुझे बहुत ही बहादुर होना होगा और किसी चीज से डरना नहीं होगा। कम से कम बचपन में तो मुझे यही लगता था। मैं घर से भाग रहा हूं, मैं अकेले रहना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? क्या तुम बहरे हो? वो लोग घर पर हैं, मैं वहां से भाग आया हूं। तुम कितने बहादुर बच्चे हो। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो मैंने उसके मुंह से लार टपकती हुई देखी, जैसे वो कुछ करने के लिए खुद को रोक ना पा रहा हो। इससे पहले कि मैं उससे जवाब देता, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो आसमान की तरफ देखने लगा और फिर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। नहीं नहीं, तुम इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, तुम इसे नहीं रख सकते। ये बस एक छोटा बच्चा है, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। सर, क्या आप ठीक है? मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये कितना बहादुर है? वो जो कुछ भी कर रहा था उसे देखने के लिए मैं एक और सेकंड भी नहीं रुकने वाला था। मैं जितना तेज हो सकता था वहां से भागा। मैं नहीं जानता था कि वो आदमी कौन था, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला था। जैसे ही मैं भागा, मुझे 2 आवाजें सुनाई देने लगी। तेज भागो, पकड़ो उसे। ये उसी इंसान की आवाज नहीं थी जिससे मैं मिला था। इसकी आवाज और भी ज्यादा भारी और गुस्से भरी थी। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं चाहता हूं कि इस साल की शुरुआत में इसकी आंखें वो पहली चीज हो जो मैं देखूं। मैं अभी भी दूर था, लेकिन 2 आवाजें निकल रही थी। वो आदमी मेरे और करीब आता जा रहा था। मेरा समय पर घर पहुंचने का कोई मौका नहीं था। मैं उसे चकमा देने के लिए एकदम से पार्क की तरफ मुड़ गया। नए साल लगने में बस कुछ ही मिनट रह गए थे। अगर मैं खुद को छुपाए रखने की कामयाब कोशिश कर पाऊं तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर नया साल मनाने आ जाएंगे और फिर ये आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं एक झूले की सीढ़ियों पर चढ़ गया और झूले के अंदर जाकर बैठ गया। कुछ सेकंड्स के बाद मैंने उस आदमी की आवाज फिर से सुनी। अब वो पार्क के अंदर आ चुका था। सुनो बच्चे, तुम बाहर आ सकते हो। बुरे आदमी ने मुझे वादा कर दिया है कि वो तुम्हें नहीं मारेगा। अब उसे भूख नहीं लगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अगर मैंने थोड़ी सी भी आवाज की तो वो मुझे पकड़ लेगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? मेरा विश्वास करो, बुरा आदमी सिर्फ न्यू ईयर से पहले ही इंसान का मांस खाता है और उसने अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है। उसका पेट भर चुका है। उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं अगर मैं तुम्हारा ध्यान रखने का वादा करूं तो। है ना कमाल की बात? तुम मेरे हो लाचार बच्चे। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे।
वो आदमी फौरन झूले के ऊपर आ गया और उससे पहले कि मैं इतना ताकत जुटा पाता कि मैं खुद को ऊपर खींच पाऊं, उसने अपने दांतों से मेरी टांग पकड़ ली और मुझे नीचे खींचने लगा। वो मेरे सामने था और उसका मुंह गुस्से से हिल रहा था। तभी अचानक उसका चेहरे के भाव बदल गए। नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम इसे नहीं खाओगे, ये मेरा है। उस आदमी ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ा और गोद में उठा लिया और भागने लगा। मैंने उसे काटने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि खरोच मारने तक की भी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कुछ भी करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ ब्लॉक्स तक भागने के बाद उसने एक हाथ से अपनी गाड़ी की डिक्की खोली। जैसे ही उसने मुझे ट्रक में डालने की कोशिश की, मैंने एक परिवार को अपने घर से बाहर आकर नया साल मनाते हुए देखा। नया साल हो भी चुका था, सभी घरों के दरवाजे खुलने लगे और वो आदमी घबराने लगा। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही था। मेरी मदद करो, ये आदमी मुझे अगवा कर रहा है। मेरी चीख से वो आदमी डर गया और उसने मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया। अपने अपने घर से बाहर निकले सभी लोग हमारी तरफ देखने लगे। मैंने कर दिखाया, मैं भागने में सफल रहा। अचानक मेरी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वो आदमी दोबारा वापस आ गया। उसने अपनी पूरी जान लगाते हुए मुझे बालों से पकड़ लिया। तुमने जेफरी को डराया, बिगड़ैल बच्चे। पूरी ताकत लगाते हुए उसने मुझे अपनी गाड़ी के अंदर फेंका और जोर से उसका दरवाजा बंद कर दिया। मुझे कुछ लोगों की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। वो मेरी मदद के लिए गाड़ी की तरफ भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पास आए गाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी होती गई और फिर गायब हो गई। उसके बाद मुझे बस यही याद है कि मेरी आंख सीधे एक पिंजरे में खुली। वहां खून की बहुत तेज बदबू थी, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जब लाइट जली और मेरी आंखों ने देखने की कोशिश की तो वो मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां जगह जगह इंसानों के शव पड़े थे और हर जगह खून था और मेरे सामने मुझे अगवा करने वाला आदमी आया। क्या तुम मुझे मार डालोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं करूंगा? मैं कभी किसी को नहीं मारा। ये तो वो है जो हमेशा सबको मारता है। लेकिन चिंता मत करो, अब तुम मेरे पालतू जानवर जैसे हो। वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा जब तक तुम तमीज से पेश आओगे। अब तुम कुछ खा लो। अब मुझे चलना चाहिए, मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। नहीं रुको, प्लीज मत जाओ। मैं उस जगह 5 साल तक रहा और इस पूरे समय में मैं कभी बेसमेंट से बाहर नहीं निकला। मैं रात के समय बस उस आदमी को बेरहमी से लोगों को मारते और अपने हाथों से उन्हें चीरते हुए देखता। औरतें, बच्चे, बूढ़े, आदमी, उसने किसी को नहीं छोड़ा था। वो बस उन्हें लाता और मार डालता। दिन के समय उसका दूसरा रूप नीचे आता और मेरे साथ खेलता। वो मेरे ऊपर कागज की गेंद बनाकर फेंकता, मेरे बाल बनाना और मुझे अपने दिल के बारे में बताता। जब मैं रोता या फिर उससे जवाब नहीं देता तो वो मुझे सजा देता। नए साल से पहले का एक दिन बहुत ही खास होता था। वो हम दोनों का जन्मदिन के साथ मनाता था और मेरे लिए चॉकलेट लेकर आता। वो खुद कुछ नहीं खाता था। उसका कहना था कि वो रात के लिए अपना पेट को खाली रखना चाहता है ताकि उसके अंदर का शैतान इंसान का मांस खा सके। जब अंधेरा होता तो वो अपना शिकार लाता। हमेशा की तरह वो उसे मारता और फिर उसे खाता। इसी तरह सालों बीत गए और एक दिन मैंने ऊपर से गोली की आवाज आती हुई सुनी और कुछ मिनट के बाद कुछ लोग और उनके हाथ में टॉर्च मेरी तरफ इशारा कर रही थी। वो पुलिस थी। उन्होंने मुझे बचा लिया था। मैं बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। मुझे बहुत सी अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे शरीर को वापस से ठीक होने में महीनों लग गए, लेकिन मेरी मानसिक हालत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे खुद का परिवार बना। आज मैं बेहतर हूं, लेकिन जब भी मैं अपने बच्चों के साथ होता हूं, मैं कभी उनसे नजर नहीं हटाता। जबकि वो आदमी उस दिन ही मर चुका था जिस दिन पुलिस ने मुझे ढूंढा, लेकिन आज भी साल के अंत में वो मुझे अपने घर की खिड़की के बाहर दिखता है। वो मुझे नहीं बल्कि मेरे बच्चों की तरफ देखता है। मैं जानता हूं कि शायद मैं पागल हो गया हूं या फिर ये मेरा भ्रम है, लेकिन मैं कभी उसे या किसी और को अपने परिवार के साथ वो करने का मौका नहीं दूंगा जो मेरे साथ हुआ। मेरे पति माइल्स को न्यू ईयर बहुत पसंद है। इन छुट्टियों को अच्छे से मनाने के लिए वो काफी सोच विचार करता है। हर साल हम शहर से दूर बने अपने घर में चले आते हैं ताकि हम आने वाले नए साल की शुरुआत एक साथ खुशी खुशी कर सके। हमारा ये घर काफी बड़ा है, लेकिन पिछले साल चीजें उस तरह नहीं हुई जिस तरह सोची गई थी। जब हम वहां पहुंचे तो हम दोनों सीधे बेडरूम में चले गए और हमने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया।
माइल्स और मैं स्कूल के समय से ही साथ थे और आज भी हमारा प्यार उतना ही ताज़ा था। कुछ वक्त एक साथ बिताने के बाद हम दोनों ने साथ में डिनर बनाने के बारे में सोचा। बर्फ ने हमारे बगीचे को किसी सफ़ेद कंबल की तरह ढक दिया था। मैंने हमारे लिए हॉट चॉकलेट बनाई और माइल्स ने फायरप्लेस लगाई। हम दोनों हंस रहे थे और बातें कर रहे थे जब मेरा ध्यान पीछे के दरवाजे की ओर गया। वहां मैंने किसी आदमी की परछाई देखी। मुझे पीछे की तरफ हैरान होकर घूरते देख माइल्स ने पूछा, क्या है वहां? मुझे लगता है कि कोई वहां है। बाहर के बरामदे की लाइट बंद थी, इसलिए वहां अंधेरा था। मैंने लाइट चलाई और चेक करने चली गई और मैं ये देखकर हैरान थी कि वहां कोई नहीं था। हमारे घर के सामने जो पहाड़ थे वो बिल्कुल शांत थे और उनके आसपास लगे पेड़ उनकी शांति के गवाह बनकर बैठे थे। हे भगवान, कितनी ठंड है यहाँ। चलो अंदर चले। शायद हमें पूरा घर चेक करना चाहिए। क्या? यहाँ कोई नहीं है। हम जिस जगह है उसके आसपास कुछ भी नहीं है रोंडा। शायद ये तुम्हारा भ्रम है। ठीक है। जबकि मैं अंदर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात से खुद का ध्यान नहीं हटा पा रही थी कि कोई घुसपैठ मुझे देख रहा था। खैर, माइल्स ठीक ही था। हमारे घर के आसपास पहाड़ों और बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं था। किसी भी इंसान के लिए बिना दिखे बाहर छुप पाना नामुमकिन था। माइल्स ने डिनर के लिए स्वादिष्ट मीट बनाया। हम दोनों ने एक साथ अच्छा वक्त बिताया और पेट भर के खाया। हम दोनों की प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा खाना बच गया और हम दोनों ही इतने थके हुए थे कि वहीं झूठे बर्तन छोड़ दिए। हमने उन्हें वहीं छोड़ दिया और ऊपर जाकर मूवी देखने लगे और हमने तब तक पी जब तक न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू नहीं हुआ। टाइम काफी अच्छे से बीत गया और फिर जब रात के 12 बजे तो हमने आखिरकार एक दूसरे को किस किया। हमने तय किया था कि हम कल सुबह जल्दी उठकर स्नो बोर्डिंग के लिए जाएंगे, इसलिए हम सो गए। मुझे सही से तो नहीं याद कि मेरी नींद किस वजह से खुली, लेकिन जब मैं उठी तो मुझे प्यास लगने लगी। मैं बेडरूम का जग भरना भूल गई थी, इसलिए मैं नीचे किचन की तरफ गई। जैसे ही मैं नीचे पहुंची तो मेरा ध्यान सीधे टेबल पर पड़ी प्लेट्स पर गया। उन्हें एकदम सफा चट किया हुआ था। मैंने धीरे धीरे पूरे घर में नजर घुमाई। मुझे अपने पीछे से दरवाजे खुलने की आवाज आई। वो दरवाजा बेसमेंट का था और वहां से कोई चलकर ऊपर आ रहा था। कोई वहां नीचे था और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। घर में चारों ओर अंधेरा था। देखने के लिए चांद की रोशनी ही मेरा एकमात्र सहारा थी। मैं अपने पति को चिल्लाते हुए आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन मेरा गला जैसे अटक गया था। हर एक सेकंड के बाद उसके कदम मेरे और करीब आ रहे थे। एक तरफ पैरों की आहट की आवाज और तेज हो रही थी और दूसरी तरफ मेरे दिल की धड़कनें। जो भी था उसने ही हमारा बचा हुआ खाना खाया था और अब हमारे घर के बेसमेंट में आकर छुप गया था। लेकिन अब वो बाहर निकलकर हमारे सामने आ रहा था। मैं एक पुतले की तरह वहां खड़ी रही। मैं अपनी आंखें बड़ी करके अंधेरे की तरफ देख रही थी। उसकी चलने की आवाज बंद हो गई और फिर अंधेरे से किसी का हाथ बाहर निकल कर आया। मेरे पीछे। ये सोचकर कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर किसी का चेहरा अंधेरे से बाहर निकल कर आया और उसे देखकर तो जैसे मेरा दिल ही धड़कना बंद हो गया। वो एक आदमी था जिसने प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जैसा मास्क पहना हुआ था। मैं उसकी नशे में धुत आंखें साफ साफ देख पा रही थी। वो मुझे ऊपर से नीचे देख रहा था। मैं आखिरकार चिल्लाई, माइल्स! और मैं पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भागने लगी और वो आदमी बेसमेंट से बाहर आ गया। जो मैंने उसके बाद देखा उसके बारे में मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। वो आदमी पूरी तरह नंगा था। उसने अपने शरीर पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, बस खुद को ढकने के लिए सिर्फ एक मेपल लीफ लगाई हुई थी और फिर वो अजीब तरह से हंसने लगा। नया साल मुबारक हो। मैं भागते हुए ऊपर चढ़ने लगी और वो आदमी मेरा पीछा करने लगा। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और अपने पति को उठाया। माइल्स! माइल्स! क्या है रोंडा? एक पागल आदमी हमारे घर घुस आया है। हे भगवान, बस करो यार। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, वो हमारे कमरे के बाहर है, उठाओ। और फिर तभी दरवाजे के खटखटाहट की आवाज आनी शुरू हुई। जोर जोर से आवाज आने लगी और साथ में चलाने की आवाज भी। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो अभी। मैं तुम्हें नए साल की मुबारक देने आया हूं। तुम्हें भी मुझे मुबारक देनी होगी। मेरे पति उठे क्योंकि अब उन्हें यकीन हुआ कि इस बार मैंने कोई सपना नहीं देखा था। मेरे पति ने बिस्तर की साइड से बेसबॉल बैट हाथ में लिया और वो उस नंगे आदमी पर चिल्लाया, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम दरवाजा खोलो। बाहर निकल जाओ मेरे घर से। और अगर मैं ना चाहूं, तुम तो जानते ही हो कि यहां तुम पुलिस को नहीं बुला सकते। वो अपने हाथ से मुक्का बनाकर दरवाजे पर मारता रहा और फिर रुक गया। सब कुछ शांत हो गया। क्या वो चला गया? मुझे नहीं पता।
हम दरवाजे के पास गए और उस तरफ की प्रक्रिया सुनने के लिए माइल्स ने अपना कान दरवाजे पर लगाया। कुछ सेकंड्स के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक मुझे किसी मशीन के चलने की आवाज आई। एक कटर जैसी दिखने वाली बड़ी मशीन हमारे बेडरूम के दरवाजे को काट रही थी। हाँ, आपने सही सुना, लकड़ी को काटने की मशीन। माइल्स अगर समय पर पीछे ना हटता तो वो किसी जानवर की तरह कट जाता। मैं डर के मारे चिल्लाई और उतने में ही उस आदमी ने बेडरूम के दरवाजे में एक बड़ा छेद कर दिया। उसने उस छेद में से अपना सर निकाला और माइल्स हैरान हो गया। ओह, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आदमी पागल है। मुझे अंदर आने दो ताकि मैं तुम्हें नए साल की मुबारक दे सकूं और फिर तुम लोगों को गले लगा सकूं। मैंने माइल्स के हाथ से बेसबॉल बैट ले लिया क्योंकि वो उस आदमी को देखकर बहुत डर चुका था। मैंने बैट को जोर से हवा में घुमाया और उस आदमी के सर पर वार कर दिया। सर फटने की जोरदार आवाज हुई और उस मास्क के पीछे से खून बहने लगा। नहीं, ये तुमने क्या किया? जैसे ही वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिरा, माइल्स उसकी तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और फौरन उस आदमी का मास्क हटाया। जेफ, क्या तुम ठीक हो? मैं देखकर दंग रह गई कि वो कोई घुसपैठ नहीं था बल्कि माइल्स का बेस्ट फ्रेंड जेफ था। और अब जब मैंने उसका शरीर रोशनी में देखा तो मुझे पता चला कि वो नंगा नहीं था बल्कि उसने स्किन कलर के कपड़े पहने हुए थे जो दिखने में वैसे लग रहे थे। उसके इस तरह आने की वजह से मुझे लगा कि कोई पागल पियक्कड़ आदमी हमारे घर घुसा है। आखिर ये क्या कर रहा है यहाँ? ये बस एक मजाक था रोंडा। मैंने इसे ये मजाक तुमसे करने को कहा था। हमारे सभी दोस्त बहुत ही जल्द यहाँ पहुंचने वाले हैं और अब तुमने एक दोस्त को मार डाला है, और वो भी और कोई नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड को। आखिर मुझे ये कैसे पता हो सकता है कि ये कोई तुम्हारा दोस्त है, और ये भी कि ये कोई मजाक हो सकता है? हम जितनी मर्जी बहस कर लेते, लेकिन सच तो ये था कि जो हो चुका था वो हो चुका था। मैंने एक आदमी को मार दिया था और बहुत ही जल्द हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। हमारे पास बस एक ही विकल्प था, वो ये कि हम उसकी लाश को ठिकाने लगा दें। हमने अपने घर के पीछे वाले बगीचे में एक गड्ढा खोदा और उसमें जेफ की लाश को दफना दिया। उसके बाद हमने ऊपर से बर्फ बिछा दी ताकि किसी को कुछ भी पता ना चल सके। कुछ दूरी पर जेफ की गाड़ी भी खड़ी हुई थी, जिसे हमने जंगल के बीच बने जमे हुए तालाब में डुबा दिया। गाड़ी की वजन की वजह से बर्फ की परत टूट गई और गाड़ी उस तालाब की गहराइयों में डूब गई। माइल्स के दोस्त आए और हमने कुछ इस तरह से मजे किए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों ने जेफ के बारे में पूछा और हमने सबसे झूठ कहा कि वो यहाँ आया ही नहीं। सभी लोग अगले दिन चले गए। हम भी जाना चाहते थे, लेकिन हमने एक और दिन इंतजार करने के बारे में सोचा, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई। हमने तय किया कि हम जेफ की लाश को निकाल कर जला देंगे ताकि हमें कभी पकड़े जाने का डर ना रहे। ऐसा करने पर हमें जो पता चला वो और भी ज्यादा डरावना और दुखद था। जेफ के नाखूनों में मिट्टी भरी हुई थी और कुछ नाखून टूटे हुए थे। उसके मुंह और नाक में भी मिट्टी थी। ओह माय गॉड, उसने बाहर निकलने की कोशिश की। वो मिट्टी को खुरेद रहा था। इसका मतलब हमने इसे जिंदा दफना दिया था। पार्टीज मजे करने के लिए होती है ना? मुझे भी पार्टीज में जाना बहुत पसंद था क्योंकि मुझे वहां बहुत मजा आता था। लेकिन अनजान लोगों के बीच होना ठीक चीज नहीं है। आपको नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। जब मैं करीब 20 साल की थी तो मेरी दोस्त दो ऐसी लड़कियों के साथ हुई जो बहुत ही अमीर घर से थी, केली और निकोल। मैंने उनसे दोस्ती किसी वजह से नहीं की थी। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं। हम बस कुछ ही समय पहले मिले थे और हमें एक साथ काफी अच्छा लगता था। खैर, उस क्रिसमस पर मैं अपने परिवार के साथ थी, इसलिए न्यू ईयर पर मैंने किसी पार्टी में जाने के बारे में सोचा। मैं थोड़ा अच्छा समय बिताना चाहती थी, गाने सुनना चाहती थी, नाचना चाहती थी और नया साल होने पर आकाश में आतिशबाजी के मजे लेना चाहती थी। क्या तुम हमारे साथ पार्टी करने चलोगी? ओह, क्या तुम में से कोई अपने घर पार्टी रख रहा है? नहीं, उससे भी कई बेहतर। हमें एक बहुत ही बढ़िया पेंट हाउस में पार्टी का निमंत्रण आया है। हम वहीं से आतिशबाजी देख पाएंगे। ये तो बहुत मजेदार लगता है। सो तुम तैयार हो ना? दिसंबर 31 की रात को केली और सारा ने मुझे मेरे घर से ले लिया। पार्टी में जाने से पहले हमने कुछ और चीजें की, इसलिए जिस टाइम तक मैं उस जगह पहुंचना चाहती थी हम उससे कई देर से पहुंचे। लेकिन मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। हम एक साथ एलिवेटर में चढ़े। मुझे लिफ्ट में फ्लोर का नंबर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गानों की आवाज से ही मैं समझ गई थी कि हम पहुंच गए हैं। तो क्या यहाँ कोई लिस्ट है? इसलिए तो ये पार्टी इतनी खास है मेरी जान। मैं एक ही पल में समझ गई कि निकोल क्या कह रही थी और जैसे ही हम उस पेंट हाउस में घुसे वो बहुत ही बड़ा था। बाहर से जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां कितने भी लोग आए।
खैर जो भी है, मैं तो ये देखकर हैरान थी कि पार्टी कितनी शानदार थी। मेरा मतलब है कि वहाँ परफेक्ट लाइट्स, म्यूजिक, छोटा सा बार, पूल और तो और वहाँ के नज़ारे। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो सारा? जाओ मजे करो। मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं भीड़ में नाचने लगी। कुछ देर बाद किसी ने भीड़ में मुझे ड्रिंक देने की कोशिश की। नहीं शुक्रिया, मैं खुद ले लूंगी। जैसे ही मैं उस छोटे से बार के पास पहुंची, मैंने देखा कि मेरी दोनों सहेलियां पहले ही वहां थी और ड्रिंक्स पी रही थी। क्या हुआ, थक गई नाचते नाचते? बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ी प्यास लगी है। तो फिर क्या पीना चाहोगे तुम? मैंने बारटेंडर की तरफ मुड़कर देखा और कहा, कुछ स्पेशल पिलाओ, ठीक है? अब मुझे याद नहीं कि तब मैंने ऐसा क्या पिया था। मुझे बस इतना याद है कि मैं जल्द से जल्द डांस फ्लोर पर वापस चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो, लेकिन वो जल्द ही टूट गया। ओह गॉड, क्या तुम ठीक हो मार्क? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा धक्का लग गया था। आखिर हुआ क्या, इसका एहसास होने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। मुझे माफ कीजिएगा सर। तुम जरा देख कर नाचो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? उन दोनों ने ही बहुत अतरंगी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या वही वजह थी कि वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर थे। क्योंकि तुम यहाँ हो तो क्या तुम हमारी मदद कर दोगी? मार्क को रेस्ट करने के लिए कमरे में ले जाना है। हाँ जरूर, अगर आपकी इजाजत हो सर। मैंने उनकी व्हील चेयर को चलाया और उनके साथ साथ एक बड़े से हॉलवे में चलने लगी। वहाँ काफी सारे कमरे बने हुए थे। इनमें से कोई ठीक है सर? चलती रहो, इन्हें शांति की जरूरत है। मुझे नहीं लगा था कि हॉलवे के खत्म होते होते बहुत शांति हो जाएगी, लेकिन वहां काफी सन्नाटा था। यही हमारा कमरा है, दरवाजा खोलो। अब यहां से कोई भी हमें सुन नहीं सकता था और ना ही किसी को हम, इसलिए मुझे घबराहट होने लगी। दरवाजा खोलते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। फिर मैं उस औरत की तरफ देखने के लिए मुड़ी। आखिर तुम देख क्या रही हो? चलती रहो। मुझे इतना ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था कि कमरे में घुसते हुए मेरी सांसें रुकने लगी। फिर मैंने उस आदमी को बिस्तर के आगे छोड़ दिया और मैं पीछे मुड़ने ही वाली थी कि मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। वो औरत मेरा रास्ता रोककर खड़ी थी। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। वो मुस्कुराई। इतनी जल्दी? अभी तो तुम हमारी और मदद कर सकती हो। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही काफी मदद। तुमने मदद तो की है, लेकिन उतनी भी नहीं। तुमने मार्क को धक्का दिया था, तुम्हें समझ में नहीं आया? मुझे घबराहट से पसीने आने लगे। अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो तुम जैसी लड़की कर सकती हो। मेरी जैसी? मैंने सोचा। तुम मेरी मदद करोगी ना? तुम इसे वो दोगी ना जो ये चाहता है? जब उसने मेरी टांगों की तरफ इशारा किया तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगी। पीछे हटो, अभी तुम नहीं जा सकती। बिना हिचकिचाए मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया। पलक झपकते ही वो जमीन पर गिर गई और मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से निकल पाती, उस औरत ने अपने लंबे लंबे नाखून मेरे पैर पर गाड़ दिए। तुम्हें यही रहना होगा, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। हर एक सेकंड में वो अपने नाखून और तेजी से मार रही थी। बारबरा, मैं यहां व्यस्त हूं। जाने दो उसे, ये बहुत लड़ रही है। उस औरत को मुझे छोड़ने में कुछ मिनट लग गए। अपना बेकार मुंह बंद रखना, वरना तुम बहुत पछताओगी। वो हॉलवे ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पार करने में मुझे घंटों लग रहे हों। लेकिन फिर अचानक एक दरवाजा खुला। बेवकूफ औरत। जैसे ही मैंने वो आवाजें सुनी, मैं डर गई। मैं नहीं चाहती थी कि अब कोई नया आदमी मुझे परेशान करे, इसलिए मैंने खुद को पास के एक कमरे में बंद कर दिया। तब क्या करना है? आराम से यार, थोड़ी देर सांस तो ले ले। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? पागलों के झुंड को हमारा पता चल जाएगा। हम इंतजार करेंगे, समझे तुम? ठीक है, पूल के पास बैठी उन लड़कियों को देखा तुमने? तुम तो जानते ही हो कि वो हद से बाहर हैं। जैसे उन आवाजों का आना बंद हुआ, मैंने थोड़ी देर और इंतजार किया और फिर बाहर आ गई। मैं जल्द से जल्द उस भीड़ में शामिल हो गई जहां से निकलकर मैं अंदर गई थी। मुझे लोगों के बीच में से गुजर कर जाना पड़ रहा था। इस बार सब कुछ अलग सा लग रहा था। सभी लोग पसीने से लथपथ थे और अजीब ढंग से नाच रहे थे। उन्हें देखकर वाकई लग रहा था जैसे वो आसमान में थे। आखिरकार मुझे पुल के पास बैठी हुई मेरी सहेलियां दिख गई। तुम्हें क्या हुआ? ज्यादा पी ली क्या? हमें यहां से जाना होगा, इस पार्टी में सच में कुछ गड़बड़ है। पागलों जैसी बातें मत कर यार, सब कुछ ठीक है, तुम बस बहुत ज्यादा सोचती हो। मैं सच कह रही हूं, यहाँ कुछ पागल लोग हैं। उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यहाँ कुछ आदमी भी हैं जो कुछ बहुत ही बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारी बात भी कर रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा।
वो बस मुझे देखती रही और धीरे धीरे उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तुमने उतनी भी नहीं पी है ना? क्या मतलब? क्या उन्होंने तुम्हें अपना मुंह बंद करने के लिए नहीं कहा? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। जब निकोल ने सर हिलाया तो केली अपनी जगह से उठी। क्या तुम बाकियों की तरह मजे नहीं कर सकती? हम इन सब बेवकूफ, गरीब और बेकार लोगों को इसलिए यहाँ बुलाते हैं ताकि हम जैसे चाहें उनके साथ मजाक कर सकें। वो मेरे करीब आने लगी और मैं उससे पीछे हट गई। ये सभी किसी बेकार कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि सबसे ज्यादा मजे की बात क्या है? अगर तुम जैसा कोई जान भी जाए कि हम क्या कर रहे हैं तो भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी का भी मुंह पैसों से बंद किया जा सकता है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मजे करो सारा। केली ने मुझे धक्का दिया और मैं अचानक पूल में जा गिरी। लेकिन कुछ भी करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी और फिर मुझे पटाखों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं जल्द से जल्द पूल से बाहर निकली और मैंने अपने सामने एक आदमी को चिल्लाते हुए देखा क्योंकि उसका एक हाथ कट चुका था। मैं खांसते हुए बाहर निकली और मैंने देखा कि पटाखों से इस तरह का हादसा भी इन्हीं लोगों का प्लान का हिस्सा था। किस्मत से उस रात मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। लोगों ने कभी मेरी कहानी का यकीन नहीं किया, लेकिन मैं समझ सकती हूँ ये यकीन करना मुश्किल है कि इस तरह की हरकत भी किसी से छुपाई जा सकती है।